माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल टारगेट बोर्ड में। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं कि आप लोग एकदम अच्छे से होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और मन लगा करके जी जान से पढ़ाई में लगे होंगे। अगर जी जान से नहीं लगेंगे तो फिर उस पढ़ाई का कोई वैल्यू ही नहीं है, कोई काम ही नहीं है। क्योंकि कहा जाता है कि अगर किसी चीज में ना हद पार ना हो तब तक वह काम सार्थक नहीं होता है। अगर कोई काम अगर शिद्दत से करना चाहते हो, मन से करना चाहते हो, तो फिर उसमें हद पार कर दो। हद पार कर दिए तो समझो वो काम हो जाएगा, हद पार नहीं हुआ तो समझो काम नहीं होगा। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता था कि हम लोग पढ़ रहे थे यूरोप में राष्ट्रवाद, ठीक है ना। हिस्ट्री का पहला नंबर चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद, और इस चैप्टर से संबंधित जितने सारे भी महत्वपूर्ण टॉपिक हैं वह बारी बारी से करके हम आपको बताते चल रहे हैं। आज का जब यह क्लास हो जाएगा इसके बाद बस दो टॉपिक और बचेगा, एक इटली का एकीकरण और दूसरा जर्मनी का एकीकरण। उसके बाद आपका यह चैप्टर समाप्त हो जाएगा और लाइव क्लास आपका चलते रहेगा। पिछले क्लास में हम बोल रहे थे ना कि हो सकता है कि रिकॉर्डेड क्लास मिले, लेकिन नहीं, आप लोगों को लाइव क्लास ही प्रॉपर रूप से मिलते रहेगा, ठीक है। तो चलिए प्यारे बच्चों, फटाफट से आप लोग हमारे साथ जुड़ जाइए। जो बच्चे अभी तक नहीं जुड़े हैं उनको जल्दी से जुड़ने का प्रयास करिए, उनके पास वीडियो के लिंक को शेयर करिए ताकि वो बच्चे भी जल्दी से जल्दी जुड़ जाएं। और जो बच्चे ऑलरेडी जुड़ चुके हैं फिर वीडियो को लाइक जल्दी से कर दीजिए। लाइक का बटन दबाने में संकोच मत करिए, फटाफट से आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि सारे बच्चे एकदम यहां पर जुड़ जाएं। तो जल्दी जल्दी से आप लोग क्लास को शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए ताकि किसी प्रकार का कोई दिक्कत यहां पर ना हो। तो चलिए, सारे बच्चे उम्मीद करते हैं कि लगभग जुड़ चुके हैं। बहुत सारे बच्चे अभी भी एब्सेंट हैं। व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करिए, अपने दोस्तों को बुला लीजिए और क्लास को लाइक कर दीजिए। हम लोग प्यारे बच्चों आज पांचवा क्लास करेंगे इस चैप्टर का ना। आज हम लोग पांचवा क्लास करेंगे जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और आज होने वाला है आपका 1848 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति। सबसे पहले क्लास में हम आपको बेसिक चीज बताए थे, दूसरे क्लास में 1789 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति के बारे में बताए। उसके बाद फिर हम आपको 1830 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति के बारे में बताए थे, और आज हम आपको बताने वाले हैं 1848 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यह क्रांति के बारे में परीक्षा में पूछा जाता है, इसलिए पढ़ना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। ऐसे तो हर एक टॉपिक आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है और एक कम इंपॉर्टेंट है। सब चीज आपके लिए उतना ही ज्यादा वैल्यूएबल है। चलिए शेयर कर दिया आप लोग, शेयर कर दिया आप लोग, जल्दी जल्दी से बोलिए, जल्दी से कमेंट करिए। शेयर कर दिया आप लोग जल्दी से। अगर शेयर कर दिए हो तो फिर क्लास को आगे बढ़ाया जाए। चलिए, तो हम क्लास को आगे बढ़ाते हैं अब, और ध्यान से समझिएगा। हम लोग पांचवा पार्ट आज कर रहे हैं और आज आपको हम मुख्य रूप से दो चीज बताएंगे, 1848 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति और यूनान के स्वतंत्रता संग्राम की कहानी। किस तरीके से यूनान तुर्की से आजाद हुआ, जैसे भारत इंग्लैंड से आजाद हुआ था उसी प्रकार से यूनान तुर्की से आजाद हुआ था। तो किस तरीके से आजाद हुआ यह हम आपको बताएंगे। और साथ ही हम आपको यह भी बता दें कि जो बच्चे अभी तक इस बैच में ज्वाइन नहीं हुए हैं, 10th टॉपर बैच 2024, इसमें अगर ज्वाइन नहीं हुए हैं तो जल्दी से आप लोग ज्वाइन हो जाइए। बहुत कम समय है और कम समय में आपको ज्यादा तैयारी करनी है, तो जितना जल्दी हो सके आप लोग इस बैच में ज्वाइन होने का प्रयास करिए। अभी भी एडमिशन जारी है, और जो भी आपको सुख सुविधा मिलता है ना टॉपर बनने के लिए, रैंकर्स बनने के लिए, वो सारी फैसिलिटीज यहां पर आपको उपलब्ध करवाई जाएंगी, समझ गए ना। और आप लोग डेमो के तौर पर हमारा वीडियो देख रहे हो, और डेमो के तौर पर अब हमारा टारगेट बोर्ड का जो अपना नाम है, अपने इस परिवार का जो नाम है टारगेट बोर्ड, वो वही काफी है, समझ गए ना। क्योंकि अब टारगेट बोर्ड कोई नया चैनल नहीं रहा, अब लोगों के जुबान पर यह हमेशा रहने वाला चैनल है, समझ गए। तो सारे बच्चे फटाफट से इसमें ज्वाइन हो जाइए। मात्र 999 यानी कि 999 रुपया आपको देना होगा। इसके लिए आप 92 63 99 11 25 या 81 14 53 20 21 दोनों में से किसी भी नंबर पे कॉल करके आप लोग आराम से हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके आराम से आप लोग हेल्प ले सकते हैं, या फिर वहीं से एडमिशन ले सकते हैं। तो चलिए प्यारे बच्चों, हम लोग सीधे बढ़ जाते हैं आगे, सीधे हम लोग आगे बढ़ जाते हैं और सीधे चलते हैं आपको 1848 ईस्वी के क्रांति के पास लेकर के, क्योंकि हमें करना था 1848 ईस्वी का क्रांति। ऑस्ट्रिया का चांसलर कौन था, जल्दी से कमेंट करके बताइए। ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिख काल कब से कब तक रहा यह भी बताइए।
फटाफट से सारे बच्चे बताइए, 2-4 क्वेश्चन हम पूछ लेते हैं, उसके बाद क्लास स्टार्ट हो जाएगा आगे। जल्दी जल्दी से बताइए, मेटरनिक काल कब से कब तक रहा, यह भी बता दीजिए। मेजनी का जन्म कब हुआ था, यह भी बता दीजिएगा। 1805 ईस्वी में हुआ था ना, आप लोग को पता होगा, लेकिन आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। यंग इटली की स्थापना कब हुई, यंग यूरोप की स्थापना कब हुई, यह भी आप लोग कमेंट करके बताइएगा। यंग इटली और यंग यूरोप की स्थापना कब हुई, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है ना। चलिए अब यहां से होने वाला है, अब जरा ध्यान से समझिएगा, पिछले क्लास में हम कहां पर आपको खत्म किए थे। पिछले क्लास में हम जहां पर खत्म किए थे ना, आज उसके आगे से हम पढ़ाना शुरू करेंगे। अगर आपको ध्यान हो तो हम पिछले क्लास में कहां पर देखे थे, हम आपको बताते हैं अभी। पिछले क्लास में प्यारे बच्चों बुर्बो राजवंश समाप्त हो गया था। पिछले क्लास में हम आपको बुर्बो राजवंश समाप्त कर दिए थे, याद है ना। पिछले क्लास में बुर्बो राजवंश हम समाप्त किए थे। बुर्बो राजवंश का सबसे अंतिम राजा कौन था, जल्दी से बताइए। बुर्बो राजवंश का सबसे अंतिम सम्राट कौन था, फटाफट से कमेंट करिए। बुर्बो राजवंश का सबसे अंतिम सम्राट कौन था, किसके बारे में हम आपको बताए थे, चार्ल्स एक्स या फिर चार्ल्स दसम। चार्ल्स एक्स या फिर चार्ल्स दसम, इस प्रकार से भी हम लोग लिखते हैं, समझ गए ना, चार्ल्स एक्स या चार्ल्स दसम बुर्बो साम्राज्य का सबसे अंतिम राजा था। उसके बाद जब बुर्बो राजवंश समाप्त हुआ, उसके बाद आर्लेयंस वंश का राजा बना कौन, लुई फिलिप। यहां तक हम आपको पिछले क्लास में बता दिए थे ना, जल्दी से बताइए। पिछले क्लास में हम यहां तक बताए थे, हाँ या ना, जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए। पिछले क्लास में हम यहां तक बता दिए थे कि अब नया राजा जो बना है ना, वह है आर्लेयंस वंश का लुई फिलिप, ठीक है, आर्लेयंस वंश का लुई फिलिप। चार्ल्स दसम क्या हो गया, इंग्लैंड भाग गया। जब चार्ल्स दसम इंग्लैंड भागा तो 1830 ईस्वी का क्रांति हुआ, उसके तहत चार्ल्स दसम इंग्लैंड भाग गया, बुर्बो राजवंश समाप्त हो गया। अब नया राजवंश आया है आर्लेयंस वंश, और आर्लेयंस वंश का राजा है लुई फिलिप, ठीक है। चलिए अब आर्लेयंस वंश का राजा जब लुई फिलिप राजा बना, उसके बाद क्या क्या हुआ भाई, जरा अब आप लोग ध्यान से समझिएगा, ठीक है ना। चलिए अब यहां से हम आपको समझाना शुरू करते हैं, ध्यान से समझिएगा। और पतला कर लेते हैं क्या, लुई फिलिप, ध्यान से समझिएगा। अभी राजा कौन है, लुई फिलिप है ना, लुई फिलिप। अभी राजा कौन है, लुई फिलिप है। अब ध्यान से समझिए, लुई फिलिप आर्लेयंस वंश का राजा बन गया है, और लुई फिलिप शासन करना शुरू कर चुका है। कुछ दिन जब लुई फिलिप शासन किया, तो शासन करते 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 करते, चूंकि लुई फिलिप बढ़िया आदमी था, चाहता था कि हम जनता का भलाई करें, लेकिन जब राजा के कुर्सी पर बैठ गया तो धीरे धीरे यह भी भ्रष्ट होते चला गया, समझ गए ना। लुई फिलिप जब राजा के कुर्सी पर बैठ गया तो धीरे धीरे भ्रष्ट होते चला गया। कहा जाता है ना कि पैसा का लोभ सबको होता है, और वो एक न एक दिन सभी को अंधा बना देता है। तो धीरे धीरे करके जब आगे बढ़ता गया लुई फिलिप का जिंदगी, जब लुई फिलिप राजा बने हुए कुछ दिन हो गया, तो धीरे धीरे ऐसा हुआ ना कि समाज दो भागों में बंटते चला गया। यहां से समाज जो है ना, यह दो भागों में बट गया। समाज कितने भागों में बटा, दो भागों में बट गया। एक जो समाज बना, वह बना जमींदार और मजदूर, ठीक है, जमींदार और मजदूर का समाज बना, समझ गए, जमींदार और मजदूर का समाज बना। और दूसरा जो समाज बटा, वह था फैक्ट्री का मालिक और मजदूर, समझ गए ना, फैक्ट्री का मालिक, फैक्ट्री का मालिक और कौन, मजदूर। ध्यान से समझिएगा। लुई फिलिप के शासन काल में समाज दो वर्गों में विभाजित हो गया, समझ गए। लुई फिलिप के शासन काल में समाज दो वर्गों में विभाजित हो गया, अमीर वर्ग और गरीब वर्ग, समझ गए। मुख्य रूप से हम यही कह सकते हैं कि लुई फिलिप के शासन काल में समाज दो वर्गों में बट गया, अमीर वर्ग और गरीब वर्ग। अमीर वर्ग में कौन आते थे, तो जमींदार आते थे, और इधर फैक्ट्री का मालिक आता था, समझ गए ना। अमीर वर्ग में कौन आते थे, इधर जमींदार आते थे और इधर फैक्ट्री का मालिक आता था। और गरीब वर्ग में कौन आते थे, तो गरीब वर्ग में मजदूर आते थे, समझ गए। यानी कुल मिलाकर के समाज दो हिस्सों में बट गया था, यानी कि आर्थिक रूप से समाज एकदम बट गया था। अब हुआ कुछ ऐसा कि इधर जमींदार लोग मजदूर का शोषण करने लगा, समझ गए।
इधर जमींदार लोग मजदूर का क्या करने लगा, शोषण करने लगा, समझ गए ना। और इधर फैक्ट्री का मालिक जो था वह इसका शोषण करना शुरू कर दिया, समझ गए। यानी कि इधर जमींदार लोग मजदूर का शोषण करना शुरू कर दिया और इधर फैक्ट्री का मालिक जो है वह मजदूरों का शोषण करना शुरू कर दिया। जाहिर सी बात है, जो मालिक होता है वो शोषण करता है, जिसके पास पैसा होता है, जो जमींदार होता है, जिसके पास पूंजी होता है ना, वो मजदूरों का शोषण करता है। ध्यान से समझिएगा, बहुत जबरदस्त कहानी है। अगर समझ जाइएगा ना तो फिर सारे क्वेश्चन खुद से बन जाएंगे, अगर नहीं समझिएगा तो फिर बीच में अटक जाइएगा, फिर दिक्कत हो जाएगा, समझ गए। तो इसलिए समझ लीजिए पहले। बैच ज्वाइन करने के बाद नोट्स का पैसा अलग से नहीं लगेगा, समझ गए ना। बैच ज्वाइन करने के बाद आपको नोट्स एप्लीकेशन में ही मिल जाएगा, समझ गए ना। नोट्स आपको एप्लीकेशन में ही मिल जाएगा, जाके देख लीजिएगा। पहला चैप्टर का हम फ्री नोट्स उपलब्ध करवा चुके हैं, उसी तरीके का नोट्स हर एक चैप्टर का मिल जाएगा। नोट्स का पैसा आपको अलग से नहीं लगेगा, नोट्स उसी में है, समझ गए ना। चलिए, तो जमींदार शोषण करने लगा इधर मजदूर का, और फैक्ट्री का मालिक शोषण करने लगा मजदूर का। यहां तक सारे बच्चे समझ गए। चलिए, अब हुआ कुछ ऐसा कि सारे मजदूर मिलकर के गए लुई फिलिप के पास, बोले कि महाराज ऐसा है कि हम लोगों का बहुत ज्यादा शोषण किया जा रहा है, हम लोग से मजदूरी ज्यादा करवाया जा रहा है, पैसा कम दिया जा रहा है। हम लोग को मजदूरी करना था 8 घंटा, हम लोगों से करवाया जा रहा है 12 घंटा, यानी कि हम लोगों को जबरदस्त शोषण किया जा रहा है। ऐसे में हम लोग कैसे बचेंगे, नहीं बच पाएंगे ना। हम लोग के बारे में कुछ सोचिए। लेकिन राजा पर कोई असर नहीं पड़ा। क्यों नहीं असर पड़ा, इसका कारण है। कारण यह है कि इधर जमींदार के माध्यम से भी इसको क्या पहुंच रहा था, टैक्स पहुंच रहा था, और इधर फैक्ट्री के मालिक से भी इसको क्या पहुंच रहा था, टैक्स पहुंच रहा था। अब जाहिर सी बात है कि कोई व्यक्ति अगर आपको पैसा पहुंचावे, टैक्स पहुंचावे, तो आप उसके खिलाफ में कभी बोलिएगा, बताइए, कभी खिलाफ में बोलिएगा। आज मोदी जी अडानी के खिलाफ में कभी बोलते हैं, काहे कि जानते हैं कि पैसा कहां से आवेगा, अडानी के पास से ही आवेगा, समझ गए ना। हाँ, समझ गए। तो इसलिए जमींदार जो है वह टैक्स देता था राजा को, इधर फैक्ट्री का मालिक टैक्स देता था राजा को। अब बताइए, जब ज्यादा काम नहीं करवाएगा, अब जब मजदूरों से भरदम काम नहीं करवाएगा तो टैक्स कहां से देगा, अपन घर से कोई टैक्स नहीं ना देगा। तो इसलिए जब मजदूर शिकायत लेकर के गए लुई फिलिप के पास तो कोई असर नहीं पड़ा राजा पर। राजा कान में तेल डाल करके सोया हुआ था, जैसे शासन चल रहा है वैसे चलने दो, हमें कोई मतलब नहीं है, समझ गए। अब हुआ कुछ ऐसा, ध्यान से समझिएगा। अब वहां के जो दार्शनिक लोग थे, कहां के, अब वहां के फ्रांस के जो दार्शनिक लोग थे, दार्शनिक किसे कहते हैं जरा ध्यान से समझिएगा। दार्शनिक उसे कहा जाता है जो भविष्य को भांप लेता है, समझ गए ना। यानी कि जिसको आने वाले समय के बारे में पहले से ज्ञान हो जाए, उसे दार्शनिक कहते हैं, समझ गए। जैसे मान लिया जाए कि अब शोषण करना शुरू कर दिया है, तो दार्शनिक को पहले से पता चल जाएगा कि किस तरीके से शोषण किया जा रहा है, क्या यह एक क्रांति का रूप लेगा कि नहीं लेगा। और आपको पता है कि जब जब शोषण हुआ है, क्रांति तभी हुआ है। चाहे आप 1789 ईस्वी का क्रांति उठा करके देख लीजिए, चाहे 1830 का क्रांति उठा करके देख लीजिए, जब जब मजदूरों पर, किसानों पर, गरीबों पर अत्याचार हुआ है, शोषण हुआ है, तभी क्रांति हुआ है। और फिर यहां पर क्रांति का नींव डला गया है, क्योंकि मजदूरों का शोषण हो रहा है, समझ गए ना। फिर से यहां पर क्रांति का नींव डला गया है, क्योंकि मजदूरों का शोषण किया जा रहा है, समझ गए। अब दार्शनिक को खलने लगा यह बात, दार्शनिक को लगा कि मजदूरों का शोषण हो रहा है, आने वाला समय में फिर से क्रांति हो जाएगा, क्यों ना इस क्रांति को रोक लिया जाए, क्योंकि क्रांति होगा तो देश का नुकसान होगा, तो क्यों ना इस क्रांति को रोक लिया जाए। तो यह जो बेचारा दार्शनिक था ना, यह दौड़ा दौड़ा गया किसके पास, फैक्ट्री के मालिक के पास, और इधर दौड़ा दौड़ा गया किसके पास, जमींदार के पास। दोनों के पास दार्शनिक लोग गए और बोले कि देखिए, जिस तरीके से आप मजदूरों का शोषण कर रहे हैं यह अच्छी बात नहीं है। मजदूर आप ही के लिए हैं, काम करने के लिए हैं, आप ही का काम करेंगे, उनसे ढंग से काम करवाइए। एक दिन का नहीं ना है कि आप काम करवा लीजिएगा 12 घंटा 14 घंटा, फिर दूसरे दिन से अगर उसका तबीयत खराब हो जाएगा तो नहीं काम करेगा। आप उसका कोई मेडिकल का सुविधा उपलब्ध नहीं करवा पाते हैं, आप उसका दर दवाई का खर्चा नहीं दे पाते हैं, बताइए ऐसे कैसे काम चलेगा। दार्शनिक लोग अपना फरियाद लेकर के गए फैक्ट्री के मालिक के पास कि देखिए, देश को बचा लीजिए, फिर से क्रांति होने से बचा लीजिए, नहीं तो अगर अब की बार क्रांति हुआ तो फ्रांस बर्बाद हो जाएगा। मजदूरों का शोषण हो रहा है, मजदूर गुस्से में हैं, मजदूर रोड पर उतर जाएंगे, सड़क पर उतर जाएंगे, आपके खिलाफ आवाज उठाना शुरू कर देंगे। इसलिए मजदूरों को
मत सताइए। लेकिन दार्शनिक के बात का भी फैक्ट्री के मालिक पर और जमींदार पर कोई असर नहीं पड़ा। समझ गए? दार्शनिक तो गया था समझाने के लिए कि अगर समझेगा तो हम समझा देंगे तो क्रांति रुक जाएगा, नहीं तो शोषण करेगा तो क्रांति होना तय है। समझ गए ना? लेकिन दार्शनिक का बात नहीं सुना। अब दार्शनिक सोचा कि फैक्ट्री का मालिक तो हमारा बात नहीं सुना, इधर जमींदार भी हमारा बात नहीं सुना, तो अब दार्शनिक क्या करता है कि सीधे यहां से निकलता है और किसके पास पहुंचता है? लुई फिलिप के पास पहुंचता है। समझ गए? अब दार्शनिक क्या किया? सीधे राजा के पास चला गया। कहा कि अब राजा से शिकायत करके देख लेते हैं, भाई अंतिम मौका तो वही ना है, उसके बाद तो फिर मौका चला जाएगा हाथ से। अब जब राजा के पास दार्शनिक गया, समझ गए ना, राजा के पास जब दार्शनिक गया, जाकर के बोला कि देखिए भाई, आपके शासनकाल में मजदूरों को सताया जा रहा है, गरीबों को सताया जा रहा है, मजदूर लोग एकदम बेसहारा हो गए हैं, उनका तबीयत खराब हो जाता है, ज्यादा देर तक काम लिया जाता है, वेतन कम दिया जाता है, उनके परिवार का भरण पोषण नहीं चलता है, बहुत तरह की समस्याएं हैं। तो इसलिए मजदूरों पर जो शोषण हो रहा है, गरीबों पर जो शोषण हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, उसको रोक लीजिए, नहीं तो बहुत बड़ा संकट आ जाएगा, फिर से क्रांति हो जाएगा, आपका नींव हिल जाएगा, आपको राजा से हटना पड़ जाएगा। इस विषय में आप सोचिए जरा। लेकिन राजा बदलाव लाना चाहते थे। समझ गए ना? लुई फिलिप जो थे वह बदलाव लाना चाहते थे, लेकिन विवश थे। आखिर टैक्स यही देता है, टैक्स इधर जमींदार देता है, आखिर अगर हम इसी पर अंकुश लगा देंगे तब फिर तो दिक्कत ना हो जाएगा, हमको टैक्स आएगा कहां से? फिर कहेगा कि सर तो हम उतना टैक्स नहीं देंगे। समझ गए? यानी कुल मिलाकर के दार्शनिक का बात राजा भी नहीं माना। समझ गए? कुल मिलाकर के दार्शनिक का बात राजा भी नहीं माना। दार्शनिक हाथ खड़ा कर दिया कि भाई जाओ, अब मजदूरों तुमको जो करना है सो करो, अब हमसे नहीं संभल पाएगा। मजदूर न मानने को, हाँ, न तो फैक्ट्री का मालिक मानने को तैयार है, न तो जमींदार मानने को तैयार है, और न तुम्हारा राजा मानने को तैयार है। तुम्हारा शोषण हो रहा है, सबको बहुत अच्छा लग रहा है। अब मजदूर को भी लगा कि अब कोई उपाय बचा नहीं है। मजदूर को भी लगने लगा कि अब कोई उपाय बचा नहीं है, अब लगता है कि हमें विरोध करना होगा, अब सड़क पर उतरना होगा। समझ गए ना? दार्शनिक कौन था? अरे दार्शनिक कुछ व्यक्ति होते थे, जैसे अभी के युग में कैसे होते हैं, ब्राह्मण होते हैं तो वो पूजा पाठ कराते हैं, वो वैसे ही जिनके पास ज्यादा नॉलेज था, जो कि आगे की समस्याओं को भाप लेते थे ना, वैसे व्यक्तियों को दार्शनिक कहा जाता था। ये एक्चुअल में यह कोई दार्शनिक कोई मशीन नहीं है बाबू, यह भी एक व्यक्ति ही है। समझ गए ना? दार्शनिक व्यक्ति ही होता है, आदमी ही दार्शनिक होता है। समझ गए? तो दार्शनिक हाथ खड़ा कर दिया, कहा कि अब हमसे नहीं होगा। समझ गए ना? अब हमसे नहीं होगा। जैसे हम आपको हीगेल के बारे में पढ़ाएंगे कि हीगेल भी एक दार्शनिक था, जिससे बिस्मार्क बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ था। समझ गए ना? तो दार्शनिक वैसे व्यक्तियों को कहा जाता है जो कि आगे के बारे में कुछ जानकारी रखे, देश दुनिया के बारे में जानकारी रखे, आगे क्या होने वाला है इसके बारे में अनुमान वो कर ले। समझ गए ना? उसे दार्शनिक कहा जाता है। जब दार्शनिक हाथ खड़ा कर दिया कि अब राजा किसी का बात मानने के लिए तैयार नहीं है, फैक्ट्री का मालिक किसी का बात मानने के लिए तैयार नहीं है, तुम लोगों का शोषण करेगा ही। अब मजदूरों को आ गया गुस्सा। मजदूर कहा कि तो हम लोग का ऐसे शोषण होते रहेगा और हम लोग चुपचाप बैठे रहेंगे? ऐसे नहीं होगा। समझ गए ना? तो अब क्या हुआ, जो मध्यम वर्ग के लोग थे, ध्यान से समझिएगा, जो मध्यम वर्ग के लोग थे, मध्यम वर्ग के लोग थे, और प्लस में जो मजदूर वर्ग के लोग थे, मध्यम और मजदूर वर्ग के लोग दोनों मिल करके क्या करना शुरू कर दिए? राजा का विरोध करना शुरू कर दिए। समझ गए ना? दोनों मिल करके राजा का विरोध करना शुरू कर दिए। क्योंकि अब पहले हाथ गोड़ जोड़ करके देख लिया भाई कि देखिए भाई, पहले विनती आरजू कर लेते हैं, अगर नहीं माना तब कोई दूसरा नीति अपनाएंगे। लेकिन मजदूर भी विनती आरजू करके थक गया, इधर बेचारा जो दार्शनिक सब था वो भी विनती आरजू करके थक गया। तब अंत में क्या हुआ? रोड पर उतरना पड़ गया। समझ गए? सारे मजदूर, सारे मध्यम वर्ग के लोग, सारे किसान सब क्या हुए? रोड पर उतर गए कि भाई अब हमसे बर्दाश्त नहीं होगा, पानी सर के ऊपर जा चुका है, अब हम राजा के खिलाफ आंदोलन करेंगे। समझ गए ना? अब क्या हुआ? राजा डर गया। जब जब आंदोलन होता था ना, राजा डर जाता था। राजा को लगता था कि अरे फिर से किसान मजदूर आंदोलन कर दिया, लगता है कि हटना पड़ जाएगा क्या। अब क्या हुआ? आंदोलन इतना ज्यादा तेज गति से बढ़ रहा था ना कि राजा को डर लगने लगा। समझ गए ना? राजा का पैंट गीला हो गया। समझ गए? राजा को डर लगने लगा। राजा को लगा कि अब लगता है कि सिंहासन खाली करना पड़ेगा क्या। तो राजा ने सोच विचार करके ना कुछ उपाय निकाला। कहा कि किस तरीके से मजदूरों को शांत किया जाए,
किस तरीके से यह मध्यम वर्ग के लोगों को शांत किया जाए, आखिर कुछ तो उपाय होगा, समझ गए, आखिर कुछ तो उपाय होगा। तो 1848 ईस्वी में लुई फिलिप ने क्या किया, लुई फिलिप ने क्या किया, ध्यान से समझिएगा, लुई फिलिप ने क्या किया, 1848 ईस्वी में लुई फिलिप ने क्या किया कि एक वैसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाया, एक वैसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाया जो मजदूरों को देखना नहीं चाहता था, जो गरीबों को देखना नहीं चाहता था, जो लाचारों को देखना नहीं चाहता था, और उस व्यक्ति का नाम क्या था, गीजो। क्या नाम था, गीजो, समझ गए ना। यानी कि 1848 ईस्वी में ना वह गीजो को प्रधानमंत्री बनाया। गीजो को तो प्रधानमंत्री बनाया कि हो सकता है भाई कि जनता खुश हो जाए, समझ गए ना, गीजो को प्रधानमंत्री बनाएंगे, हमसे ना नाराज है, हो सकता है गीजो से खुश हो जाए, समझ गए। एक तरीके से मजदूरों को रोकना भी था और सोच रहा था कि अगर खुश हो गया तब अच्छी बात है। यानी कि गीजो को प्रधानमंत्री बना दिया। और गीजो जो था, ध्यान से समझिएगा, यह जो गीजो था ना, यह घोर प्रतिक्रियावादी था। कैसा व्यक्ति था, घोर प्रतिक्रियावादी, समझ गए। गीजो जो था यह घोर प्रतिक्रियावादी व्यक्ति था, यानी कि यह तो गरीबों को, मजदूरों को, असहायों को देखना तक नहीं चाहता था। सामने को आता था, कहता अरे अरे हटाओ इसको, गरीब है इसको हटाओ, समझ गए। यानी कि उस व्यक्ति को प्रधानमंत्री बना दिया जो और ज्यादा विरोध करता था मजदूरों का, समझ गए ना। अब मजदूर लोग और तेजी के साथ क्या कर दिए, आंदोलन अपना बढ़ा दिए, अपना क्रांति को और तेजी के साथ बढ़ा रहे थे। जब गीजो को लगा कि अब मजदूर नहीं मानेंगे, अब मजदूर तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं, तो गीजो ने क्या किया, पुलिस वाले को आदेश दिया, पुलिस वाले को या फिर कह सकते हैं पुलिस को गोली चलाने का आदेश दे दिया, समझ गए ना, गोली चलाने का आदेश दे दिया, गोली चलाने का आदेश दे दिया। अब देखिए गीजो कितना खराब आदमी था, मजदूरों के ऊपर, किसानों के ऊपर, लाचारों के ऊपर, असहायों के ऊपर गोली चलाने का आदेश दे दिया कि जाओ मजदूरों पर गोली चलाओ, अब ऐसे नहीं मानेगा। अब पुलिस वाला गया और बेचारे निहत्थे मजदूरों पर गोलियां बरसा दी, समझ गए ना। पुलिस गया और एकदम धड़ाधड़ धड़ाधड़ धड़धड़ 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 एकदम मतलब कि गोली बरसा दिया। अब बेचारे मजदूर के पास कोई पिस्तौल नहीं है, कोई बंदूक नहीं है, बेचारे के पास डंडा है, लाठी है, क्या करेंगे। बहुत सारे मजदूर मारे गए, बहुत सारे मजदूर वहां पर मर गए, समझ गए, बहुत सारे मजदूर मर गए, बहुत संख्या में मजदूर मर गए। और वहीं से शुरू हो गया 1848 ईस्वी का क्रांति, वहीं से शुरू हुआ 1848 का क्रांति। और उसी घटना को कहा जाता है 1848 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति, 1848 की क्रांति। समझ में आया, पूरा स्टोरी समझ में आया कि कैसे हुआ था 1848 की क्रांति। 1848 ईस्वी की क्रांति कैसे हुआ, समझ में आया। कितने बच्चों को समझ में आया, बताइए कितने बच्चों को समझ में आया। अभी तक हम आपको क्या बताए, लुई फिलिप राजा बना। जब लुई फिलिप राजा बना तो समाज दो भागों में बट गया, जमींदार और मजदूर, और इधर फैक्ट्री का मालिक और मजदूर। शॉर्टकट में बोले तो फैक्ट्री का मालिक भी मजदूरों को सताने लगे और इधर जमींदार भी मजदूरों को सताने लगे। बहुत आरजू विनती हुआ कि देखो भाई हमें सताना छोड़ दो। दार्शनिक भी जाकर के सबसे रिक्वेस्ट किए, फैक्ट्री के मालिक से, जमींदार से, यहां तक कि राजा से भी रिक्वेस्ट किए, लेकिन कोई नहीं माना। अंत में मध्यम वर्ग और मजदूर वर्ग मिलकर के राजा का विरोध करना शुरू कर दिया। जब राजा का विरोध शुरू हुआ तो राजा ने क्या किया, गीजो को प्रधानमंत्री बना दिया कि गीजो सब कुछ कंट्रोल कर लेगा। लेकिन गीजो कंट्रोल क्या करेगा, उसने तो पुलिस को ही आदेश दे दिया कि जाओ भाई मजदूरों के ऊपर गोली चला दो। और जैसे ही पुलिस ने मजदूरों के ऊपर गोली चलाई, 1848 ईस्वी की क्रांति हो गई। बताइए कितने बच्चों को समझ में आया। जियो सर जियो, अरे वाह 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 वाह, समझ में आ रहा है ना, सब बच्चों को समझ में आ रहा है, सारे बच्चों को समझ में आ रहा है। चलिए अब जैसे ही 1848 ईस्वी की क्रांति हुई तो यह जो लुई फिलिप था यह क्या हुआ, भाग गया। क्या हुआ, भाग गया। कहां भाग गया भाई, इंग्लैंड भाग गया। समझ गए ना, कहां भाग गया, इंग्लैंड भाग गया। कोई भी राजा ना इंग्लैंड भाग के चला जाता था, जानता था कि उस सेफ जोन है। समझ गए, कहां भाग के चला गया, इंग्लैंड भाग के चला गया। सारे बच्चों को समझ में आया तो जरा एक बार कमेंट करिए ना। और सारे बच्चे अभी लाइक नहीं किए हैं, लाइक करके कम से कम 1000 प्लस कर दीजिए अभी के अभी, अगर समझ में आया हो तो।
इस तरीके से होता है पढ़ाने का असली तरीका। समझ में नहीं आएगा, एक एक चीज समझ में आएगा। क्यों चिंता करते हो आप लोग? हर एक चीज आपको समझ में आएगा, समझ गए ना? हर एक चीज आपको समझ में आएगा। ऐसा एक भी टॉपिक नहीं है जो आपको समझ में ना आए, ऐसा हम होने नहीं देंगे। समझ गए? क्या हुआ? तो बताइए, आप लोग को समझ में आ गया ना? वाह वाह, क्या बात है। लव यू सर, लव यू सर, अरे वाह। चलिए, यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया। अब चलिए अब यहां से क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है जरा ध्यान से समझिएगा। जरा हम भी चाय का चुस्की लेते हैं भाई। इधर राजा इंग्लैंड भाग गया है तो चाय का चुस्की लेना जरूरी है ना। चलिए ध्यान से समझिएगा सब कुछ। यहां तक समझ में आ गया? यस सर, यस सर, यस सर, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों, सबसे ज्यादा बार यही वाला क्वेश्चन पूछा गया है। और जब यह क्वेश्चन पूछा जाता है ना तो 5 नंबर का पूछा जाता है। यही था, देख लीजिए, लुई फिलिप। कौन था यह? लुई फिलिप था। ठीक है, हाँ। क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाएगा कि 1848 ईस्वी के फ्रांसीसी क्रांति के कारण को लिखें। 1848 ईस्वी के फ्रांसीसी क्रांति के क्या क्या कारण थे, उस कारण को लिखना है। तो लिखेंगे हम लोग कि निम्नलिखित कारण थे भाई। 1848 ईस्वी के फ्रांसीसी क्रांति के निम्नलिखित कारण थे। सबसे पहला, साम्राज्यवाद का प्रसार, जो कि हर एक राजा के पास होता है। सब राजा चाहता है कि हम अपने राज्य का विस्तार करें। सब राजा चाहता है कि हम अपने राज्य का विस्तार करें। तो साम्राज्यवाद का प्रसार तो हुआ ही, समझ गए ना? सब राजा चाहता है कि हम अपने साम्राज्य का विस्तार करें, तो यह तो कॉमन हो गया। दूसरा, मध्यम वर्ग के ऊपर शासन, जो मध्यम वर्ग के लोग थे उस पर शासन चलाना लोगों ने शुरू कर दिया था, यह दूसरा कारण। तीसरा कारण हुआ कि राजनीतिक दलों के संगठन में अभाव था। अब यहां पर एक ही राजनीतिक दल था, वो राज्य कर रहा था, कोई विपक्ष में कोई राजनीतिक दल नहीं था कि उसका खुल करके विरोध कर सके, तो यह भी संगठन का अभाव था, यह भी एक बड़ा कारण हुआ। और सबसे जो मुख्य कारण हुआ, यह चौथा नंबर, लुई फिलिप की असफलता को क्रांति का सबसे बड़ा कारण माना गया। लुई फिलिप यानी कि राजा की असफलता को सबसे बड़ा कारण माना गया। समझ गए? राजा की असफलता को ही सबसे बड़ा कारण माना गया, क्योंकि इसने जनता से वादा किया कि अगर हमारी सरकार आएगी तो हम लोगों को खुश रखेंगे। और जब सरकार आ गई तो गीजो को प्रधानमंत्री बना दिया। समझ गए ना? क्या किया? गीजो को प्रधानमंत्री बना दिया, जो कि कठोर प्रकृति का व्यक्ति था। कैसा व्यक्ति था जी? कठोर प्रकृति का व्यक्ति था। इसके काल में भुखमरी और ज्यादा बढ़ गया, इसके कारण इसका विरोध किया। किसने? एक सुधारवादी नेता थेथर्स नाम था। समझ गए ना? एक सुधारवादी नेता थे जिसका नाम थेथर्स था। उन्होंने जम करके विरोध किया, कहा कि नहीं भाई, ऐसे नहीं होना चाहिए। समझ गए ना? तो सब लोगों ने विरोध किया, लेकिन पुलिस द्वारा गोलियां चलवा दी गई, जिससे बहुत सारे नेता और लोग मारे गए। और इसके बाद ही क्रांति शुरू हो गया। लेकिन बाद में लुई फिलिप इंग्लैंड भाग गया। बाद में लुई फिलिप कहां भाग गया? इंग्लैंड भाग गया। तो इस टॉपिक से ना यही एक क्वेश्चन पूछा जाता है, और विशेष कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। अगर छोटा मोटा क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप लोग तो जवाब ऐसे भी बता देंगे। बताइए, हो जाएगा ना? कितने बच्चों को 100% समझ में आया है? अगर 100% समझ में आया है तो क्या इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग खुद से लिख सकते हैं? कितने बच्चे जवाब खुद से लिख सकते हैं, जरा बताइए। हम देखिए रटाते नहीं हैं, बच्चे खुद से जवाब लिखें, ऐसा स्किल डेवलप करते हैं। समझ गए ना? रटाने का काम यहां पर टारगेट बोर्ड पर रटाने का काम नहीं होगा। बच्चे खुद से किस तरीके से खुद से जवाब लिखना शुरू कर दे। जब बच्चे खुद से जवाब लिखना शुरू कर दिए, तब समझिए कि वो बच्चे सक्सेसफुल हो गए, तब समझिए कि आप स्किल डेवलप कर रहे हैं। यस सर, हम लिख सकते हैं। अच्छा, लिख सकते हैं। चलिए, बहुत बढ़िया। तो 1848 ईस्वी का फ्रांसीसी क्रांति आपको समझ में आ गया ना? तो कुल मिलाकर के अभी तक हम आपको क्या बताए? कुल मिलाकर के अभी तक हम आपको क्या बताए, जल्दी से देख लीजिए। सबसे पहला क्रांति बताए 1789 ईस्वी का क्रांति, जो किसके कारण हुआ था, जल्दी से बताइए।
1789 ईस्वी की क्रांति किसके कारण हुआ? 1789 ईस्वी की क्रांति किसके कारण हुआ? लुई सोलहवां के कारण हुआ। किसके कारण? लुई सोलहवां के कारण हुआ। उसके बाद दूसरा 1830 ईस्वी की क्रांति, सब फ्रांसीसी क्रांति है। 1830 ईस्वी की क्रांति या फिर यूरोपीय क्रांति भी इसको कहते हैं। फ्रांसीसी क्रांति ना लिख करके अगर यूरोपीय क्रांति दे देगा ना तो गड़बड़ाइएगा मत, यूरोपीय क्रांति भी होता है, समझ गए ना। तो उसके बाद 1830 ईस्वी का क्रांति किसके कारण हुआ? चार्ल्स दसम के कारण हुआ। चार्ल्स दसम या फिर चार्ल्स एक्स भी बोलते हैं, इसके कारण हुआ था। दूसरा चार्ल्स दसम के कारण हुआ। और तीसरा जो क्रांति हुआ यह हुआ 1848 में। यह किसके कारण हुआ? यह किसके कारण हुआ? लुई फिलिप के कारण हुआ। लुई फिलिप के कारण हुआ। देख रहे हैं, लुई वाला जो व्यक्ति है ना, जिसके नाम में आगे लुई लग गया, बड़ा खराब आदमी होता था, समझ गए ना, एकदम चंट होता था, महाचंट, समझ गए। अरे नेपोलियन बना था, नेपोलियन के कारण कोई आंदोलन हुआ है? नेपोलियन के कारण कोई आंदोलन नहीं हुआ है। वियना कांग्रेस, जो वियना समझौता हुआ था, वो नेपोलियन के कारण हुआ था, समझ गए ना। क्योंकि नेपोलियन ने यूरोप के पूरे मानचित्र को ही बदल दिया था, एकदम जैसे तैसे, इधर उधर, क्योंकि वो रोज अपना साम्राज्य विस्तार करता था, समझ गए। तो वो पूरा यूरोप के मानचित्र को बदल दिया था और उसी मानचित्र को सही करने के लिए वियना सम्मेलन हुआ था, वियना समझौता हुआ था, सही है ना। चलिए अब एक टॉपिक और, यूनान का स्वतंत्रता संग्राम की कहानी। अब हम आपको बताते हैं यूनानी स्वतंत्रता संग्राम की कहानी, ठीक है। अब आप लोग ध्यान से समझिएगा। अब जो अगला टॉपिक है ना वह है यूनान की स्वतंत्रता संग्राम की कहानी। यूनान की स्वतंत्रता की कहानी। यूनान किस तरीके से भाई गुलाम हुआ और किस तरीके से आजाद हुआ, अब जरा आप लोग ध्यान से समझ लीजिए। यूनान किस तरीके से आजाद हुआ और किस तरीके से गुलाम हुआ, जरा आप लोग अब ध्यान से समझ लीजिएगा। समझने के लिए तैयार हैं? देखिए, यूनान जो था एक बहुत ही ज्यादा समृद्ध देश था। समृद्ध, जहां एकदम सुखी संपन्न, कह सकते हैं कि हर क्षेत्र में सुखी संपन्न था, समझ गए। ध्यान से समझिएगा, 10 मिनट अगर ध्यान दे दिए ना तो स्वतंत्रता संग्राम की कहानी एकदम अच्छे से समझ जाइएगा। 10 मिनट, ओनली 10 मिनट्स आप ध्यान दे दीजिए। क्या हुआ कि यूनान जो था ना एकदम समृद्ध देश था। यहां पर बाहर से लोग पढ़ने के लिए आते थे, विदेशों से लोग पढ़ने के लिए आते थे। ज्ञान का भंडार कहा जाता था यूनान को, संस्कृति का केंद्र बिंदु कहा जाता था यूनान को, समझ गए ना। यानी कुल मिलाकर के यूनान उस समय पूरे विश्व में सबसे ज्यादा प्रचलित था। जैसे आज आप लोग देख रहे हैं नालंदा विश्वविद्यालय, जिसको आज नालंदा विश्वविद्यालय, जिसको आज नालंदा खंडहर बोलते हैं। कितने बच्चे नालंदा खंडहर देखे हैं बताइए तो? नालंदा खंडहर कितने बच्चे देखे हैं? किनको किनको सौभाग्य प्राप्त हुआ है नालंदा खंडहर देखने का? बहुत सारे बच्चे देखे होंगे। तो जैसे हमारा जो नालंदा विश्वविद्यालय था ना, यहां पर पूरे देश दुनिया के बच्चे आते थे पढ़ने के लिए, क्योंकि उस समय नालंदा विश्वविद्यालय से बढ़िया कोई विश्वविद्यालय था ही नहीं, कोई यूनिवर्सिटी नहीं था वैसा। तो पूरे दुनिया के बच्चे नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए आते थे। ठीक उसी प्रकार से यूनान था, समझ गए। यूनान में भी पूरे देश दुनिया के लोग आते थे, यहां पर आकर के इसका संस्कृति सीखते थे कि किस तरीके से यूनान समृद्धि कर रहा है। और यहां से सीख करके जाते थे ना तो लोग अपने देश का विकास करते थे। समझिए, यूनान इतना ज्यादा उस समय ताकतवर था, समृद्ध था, गौरवशाली था वहां का इतिहास, कि यूनान से लोग जो जाते थे ना वह क्या करते थे? अपने देश का विकास करते थे, यहां से सीख करके जाते थे। यहां का संस्कृति बहुत लाजवाब था। अब होता क्या है ना कि अगर ज्यादा पैसा आपके पास आ जाए, ज्यादा सुख सुविधा आ जाए, तो दो रास्ते हैं। या तो आप झुक जाइएगा, चलो भाई पैसा आ गया है तो झुक जाते हैं। जैसे कहा जाता है ना कि अगर पेड़ पर फल लग जाता है तो पेड़ का डाली क्या होता है? झुक जाता है। पेड़ पर अगर फल, देखिएगा, अगर पेड़ पर फल नहीं रहता है ना तो वह एकदम उठा हुआ रहेगा, जैसे ही फल लगेगा वह झुक जाएगा। उससे मनुष्य को सीखना चाहिए। अगर आपके पास पैसा आ जाता है ना तो झुक जाइए, समझ गए। अगर पैसा आ जाता है तो झुक जाइए। एक गाना आप लोग सुने हैं, एक गाना आप लोग सुने होंगे, वो गाना कौन सा था? जो खानदानी रईस हैं वो,
जो खानदानी रईस हैं वो रखते हैं मिजाज नर्म अपना। ध्यान से सुनिएगा, बहुत जबरदस्त ये लाइन हमको लगता है। जो खानदानी रईस हैं वो मिजाज रखते हैं नर्म अपना, तुम्हारा लहजा बता रहा है, तुम्हारा लहजा बता रहा है, तुम्हारी दौलत नई नई है। आप लोग गाना सुने हैं ना? यानी कि जिनके पास धन दौलत होता है, जो खानदानी रईस होते हैं ना, वो अपना मिजाज नर्म रखते हैं, समझ गए? और तुम्हारा लहजा बता रहा है कि तुम्हारी दौलत नई नई है। जिसके पास नया नया धन आता है ना, जिसके पास नया नया संपत्ति आता है ना, एकदम सबसे देह रगड़ले चलता है, पूरा सबसे एकदम मार्केट में जाएगा तो एकदम झाड़ ले, अरे हमरा से टकराएगा, हमारे पास पैसा की कमी है, हमारे पास पैसा की कमी है। तो लेकिन जो रईस होते हैं वो अपना देह गिरा करके चलेंगे, समझ गए? तो इसलिए एक गाना निकला है, जो खानदानी रईस हैं वो मिजाज रखते हैं नर्म अपना, तुम्हारा लहजा बता रहा है, तुम्हारी दौलत नई नई है। समझ गए? बहुत जबरदस्त एक कवाली है। तो उसी तरीके से जब यूनान के पास इतना सब कुछ आ गया था तो इसको झुक जाना चाहिए था। लेकिन हुआ क्या कि यहाँ के जो राजा थे, यहाँ के यूनान के जो राजा थे ना, यह क्या हो गए? भोग बिलासी हो गए। क्या हो गए भाई? भोग बिलासी हो गए। भोग बिलासी मतलब समझते हैं? खाया पड़ल है, समझ गए ना? खा लिया भरदम, एकदम मौज मस्ती चाहिए भाई, खा लिया एकदम, राजमहल में सोया हुआ है, पड़ा हुआ है, कोई दिक्कत ही नहीं है, समझ गए ना? तो इसलिए यहां का राजा भोग बिलासी हो गया। अब जहां का राजा भोग बिलासी हो जाए उस पर तो कोई दूसरा कोई आक्रमण करेगा ही ना, बताइए? जहां का राजा भोग बिलासी हो जाए तो कोई ना कोई तो आक्रमण उस पर करेगा, कोई ना कोई तो उस पर आक्रमण करेगा ही। अब हुआ क्या कि जैसे ही राजा भोग बिलासी हुआ तो इसके बगल में तुर्की था, समझ गए ना? कौन था? तुर्की। तुर्की वाले को लगा कि अभी तो ही मौका है यूनान पर कब्जा कर लिया जाए, क्योंकि यहाँ का राजा क्या हो गया है? भोग बिलासी हो गया है, समझ गए? यहाँ का राजा भोग बिलासी हो गया है, इस पर कब्जा कर लिया जाए। तो तुर्की में एक बहुत बड़ा साम्राज्य चलता था जिसका नाम था ऑटोमन साम्राज्य। क्या नाम था? ऑटोमन साम्राज्य। इसमें बहुत सारे जाबाज सैनिक थे, समझ गए? ऑटोमन साम्राज्य में बहुत सारे जाबाज सैनिक थे। यह जाबाज सैनिकों को भेज दिया गया कि जाओ भाई यूनान पर जाकर के कब्जा कर लो। और यह ऑटोमन साम्राज्य तुर्की से उठ करके गया, यूनान पर कब्जा कर लिया, यूनान को गुलाम बना लिया, समझ गए? यूनान को क्या किया? गुलाम बना लिया। अब यूनान क्या हो गया भाई? अब यूनान क्या हो गया? गुलाम बन गया। अब यहाँ के राजा के नींद खुला, अरे हम लोग तो भोग बिलासी हो गए थे, देखो कब्जा कर लिया, ओह भारी मिस्टेक हो गया, हम लोग असावधानी बरत दिए। अब वहां के राजा का नींद टूटा। कहाँ के? यूनान के राजा का नींद टूटा। अब बड़ा एकदम भोग विलास में डूब गया था ना, उसको लग रहा था कि अब क्या, हम तो एकदम है जो, अब कोई नहीं, हमको कोई कुछ नहीं कर सकता है। लेकिन जैसे ही तुर्की ने आक्रमण किया, कब्जा कर लिया, राजा का नींद टूट गया, समझ गए ना? अब कहा कि अब किस तरीके से छुटकारा पाए भाई? बहुत दिन तक गुलाम बनाए रखा, जिस तरीके से भारत को अंग्रेजों ने गुलाम बनाया था ना, उसी तरीके से यूनान को बहुत दिन तक गुलाम बना करके रखा, बहुत दिन तक गुलाम बना करके रखा। हुआ क्या कि 18वीं शताब्दी तक, ध्यान से समझिएगा, 18वीं शताब्दी जब आया तो 18वीं शताब्दी तक तुर्की भी धीरे धीरे कमजोर पड़ गया, समझ गए ना? 18वीं शताब्दी तक जो तुर्की यूनान को गुलाम बनाए हुए था ना, तुर्की कमजोर होने लगा, तुर्की के पास भी पावर घटने लगा। और घटते 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 तुर्की के पास इतना कम पावर हो गया, इतना कम शक्ति हो गया कि तुर्की को क्या कहा तो हाँ, कि तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाने लगा, समझ गए ना? यूरोप का मरीज कहा जाने लगा तुर्की को। ऐसा कहा जाने लगा ना कि पूरे यूरोप भर में अगर सबसे ज्यादा बेमरियाहा कोई राज्य है, बेमरियाहा कोई देश है, एकदम मरीज देश कोई है, तो वह तुर्की है, समझ गए? यूरोप का मरीज कहा जाने लगा तुर्की को, इतना गरीब हो गया तुर्की, समझ गए? लेकिन फिर भी अभी यूनान को गुलाम बनाए हुए था, समझ गए ना? अभी फिर भी यूनान को गुलाम बनाए हुए था, लेकिन वह खुद अब भिखमंगा हो गया था, खुद अब गरीब हो गया था, समझ गए? अब क्या हुआ जरा ध्यान से समझिएगा।
अब जो दार्शनिक लोग होते थे, चूंकि हर एक देश में दार्शनिक लोग होते थे जो कि राजा को राय मशवरा दिया करते थे, समझ गए ना। हर एक देश में दार्शनिक लोग होते थे जो राजा को राय मशवरा देते थे। अब दार्शनिक लोग देखा कि अरे तुर्की तो कमजोर हुआ है, तो दार्शनिक दौड़ा दौड़ा गया राजा के पास, सॉरी कहां गया, राजा के पास गया, राजा के पास गया और कहा कि देखिए अभी मौका है, अभी ये ही मौका है, कुछ करिए बड़ा, और बड़ा करके और तुर्की को हरा दीजिए। तुर्की अभी हार जाएगा क्योंकि तुर्की अभी कमजोर हो चुका है, समझ गए ना। 18वीं शताब्दी की बात है, 18वीं शताब्दी की बात है, तुर्की कमजोर हो चुका था। अब कहा कि देखो भाई अगर ऐसा है तो कोई ऐसा संस्था बनाओ जो कि तुर्की से लड़ सके। तो क्या किया गया कि हितेरिया फिलाइड, क्या नाम था, एक मिनट, हितेरिया फिलाइड ही शायद नाम है ना, देख लेते हैं। हितेरिया फिलाइक, हाँ हितेरिया फिलाइक, हितेरिया फिलाइक, ध्यान से समझिएगा, हितेरिया फिलाइक, हितेरिया फिलाइक नामक एक गुप्त संगठन बनाया गया, समझ गए ना। एक गुप्त संगठन बनाया गया, गुप्त संगठन बनाया गया ताकि किसी को इसके बारे में भनक न लगे, और इसमें बहुत सारे सैनिकों को बहाल किया गया, समझ गए। हितेरिया फिलाइक नामक एक गुप्त संगठन बनाया गया कि इसके बारे में किसी को भनक न लगे और अपना काम भी हो जाएगा, समझ गए। अब क्या हुआ कि जैसे ही यह संस्था बना, इसका चर्चा यूरोप के बाहर भी शुरू हो गया। इसका चर्चा कहां हो गया, यूरोप के बाहर में, यानी कि यह बात लीक हो गया, यूरोप के बाहर में यह चर्चा शुरू हो गया कि अंदर ही अंदर यूनान जो है ना एक गुप्त संगठन बना रहा है, समझ गए। बात लीक नहीं होना था लेकिन बात लीक हो गया कि अंदर ही अंदर यूनान जो है ना यह गुप्त संगठन बना रहा है, हितेरिया फिलाइक, समझ गए। अंदर ही अंदर यह बात लीक हो गया, समझ गए। अब जब यह बात लीक हुआ, लेकिन फिर भी यह संस्था धीरे 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 करके आगे बढ़ते रहा, समझ गए ना। जब यह संस्था आगे बढ़ ही रहा था, उसी समय 1821 ईस्वी में, ध्यान से समझिएगा, यह हितेरिया फिलाइक नामक संस्था आगे बढ़ ही रहा था, उसी समय 1821 ईस्वी में एक व्यक्ति हिम्मत किए कि अब किसी को तो आगे आना पड़ेगा, अब किसी को तो आगे आना पड़ेगा। उस समय एक व्यक्ति जिनका नाम था अलेक्जेंडर हिप्सलांटी, ध्यान से समझिएगा, नाम क्या था, अलेक्जेंडर, अलेक्जेंडर, अलेक्जेंडर हिप्सलांटी, ठीक है, अलेक्जेंडर हिप्सलांटी, समझ गए ना, अलेक्जेंडर हिप्सलांटी। तो अलेक्जेंडर हिप्सलांटी नाम का एक व्यक्ति ना आगे बढ़ा कि भाई हम मोर्चा संभालेंगे, समझ गए, आगे तो किसी को जाना होगा। आगे हिप्सलांटी निकल गया, अलेक्जेंडर हिप्सलांटी जो था ना आगे निकल गया, समझ गए। बहुत तेजी के साथ आगे भी बढ़ रहा था हिप्सलांटी, लग रहा था कि नहीं भाई यूनान को आजाद कर देगा। लेकिन इस बात का भनक किसको लग गया, लेकिन इस बात का भनक लग गया किसको, मेटरनिख को, यानी कि उस समय जो ऑस्ट्रिया का चांसलर था ना मेटरनिख, इसको भनक लग गया कि अरे अलेक्जेंडर हिप्सलांटी बड़ा उछल रहा है ना। किसको भनक लग गया, मेटरनिख को, कि अलेक्जेंडर हिप्सलांटी बड़ा उछल रहा है। मेटरनिख का किया कि चुपके से गया किसके पास, रूस के राजा के पास, रूस के राजा के पास गया, रूस के राजा के पास गया। और रूस के राजा, और उस समय रूस के राजा को ना जार कहा जाता था, रूस के राजा को क्या कहा जाता था, जार। तो ध्यान रखिएगा, रूस में जार का मतलब क्या होता है, सम्राट होता है। रूस में जार का मतलब क्या होता है, सम्राट होता है, समझ गए। रूस में जार का मतलब क्या होता है, सम्राट होता है। रूस के पास गया और कहा कि अरे भाई कि तुर्की आप ही का ना दोस्त है, तो दोस्त के मदद के लिए क्यों नहीं जा रहे हैं, बताइए। ये हिप्सलांटिया नया नया आया है और ये तुर्की को इतना सता रहा है, लग रहा है कि तुर्की को भगा देगा, अब जाकर के थोड़ा मदद ना करिए, समझ गए। यानी कि मेटरनिख ने रूस के ऊपर दबाव बनाना शुरू कर दिया, जबरदस्ती दबाव बनाना शुरू कर दिया। रूस तो नहीं चाह रहा था कि मदद के लिए जाएं, लेकिन इधर से मेटरनिख एकदम दबाव देना शुरू कर दिया कि नहीं नहीं जाइए, तुर्की का सहायता करिए भाई, तुर्की गुलाम बना करके रखे हुए हैं, तो हम सभी लोग निरंकुशवादी राजा एक साथ मिलकर के न रहेंगे, हम सभी जितने सारे राजा हैं जिनका सोच विचार मिलता है सब एक साथ मिलकर के रहेंगे। यानी कि मेटरनिख जबरदस्ती रूस के जार को, यानी कि रूस के राजा को भेज दिया तुर्की की सहायता के लिए। अब जाहिर सी बात है कि बेचारा इधर अलेक्जेंडर हिप्सलांटी नया नया अभी क्रांतिकारी बने ही था, अब इधर से रूस आ गया और तुर्की का सहायता करना शुरू कर दिया।
जैसे ही रूस ने तुर्की का सहायता किया, तुर्की का पावर बढ़ गया। अब जब तुर्की का पावर बढ़ा तो अलेक्जेंडर हिप्सलांटी को बंदी बना लिया गया। समझ गए? अलेक्जेंडर हिप्सलांटी को क्या किया गया? बंदी बना लिया गया, उसको दबोच लिया। समझ गए? अलेक्जेंडर हिप्सलांटी को बंदी बना लिया, मामला शांत हो गया। समझ गए ना? मामला शांत हो गया। अब बेचारा एक आदमी किसी भी तरीके से मुश्किल से आगे बढ़ा था कि यूनान को आजाद करेंगे, अब उसको भी बंदी बना लिया। लेकिन तब तक क्या हुआ कि इधर से ना यूरोप उठ गया था मदद के लिए। तब तक क्या हुआ था कि यूरोप जो है वह सहायता के लिए, यूरोप सहायता के लिए आ गया। सहायता, हाँ, जो यूरोप है ना वह यूनान की सहायता के लिए आ गया। सीधे सीधे आप समझिए, यूरोप जो है वह यूनान की सहायता के लिए आ गया। समझ गए? समझ गए ना? यूरोप जो है वह यूनान की सहायता के लिए आ गया। और इसी क्रांतिकारी लड़ाई में इंग्लैंड के एक लेखक थे, इंग्लैंड के एक कवि थे, लेखक थे कह सकते हैं हम, जिनका नाम था लॉर्ड बायरन। क्या नाम था? लॉर्ड बायरन। ध्यान रखिएगा, लॉर्ड बायरन। लॉर्ड बायरन नाम था, जो कि उस समय ना इनका बहुत ज्यादा वर्चस्व था। समझ गए? मतलब इनसे जनता बहुत ज्यादा खुश रहता था लॉर्ड बायरन से। इस लड़ाई में क्या हुआ कि लॉर्ड बायरन की हत्या हो जाती है। समझ गए? लॉर्ड बायरन की क्या हो गई भाई? हत्या हो गई। इनको मार दिया किसी भी तरीके से। समझ गए ना? लॉर्ड बायरन की क्या हो गई? हत्या हो गई। अब जैसे ही लॉर्ड बायरन की हत्या हुई, आदमी भड़क गया, कहा कि अब नहीं रुकेंगे। लॉर्ड बायरन को क्यों मारा? लॉर्ड बायरन को क्यों मारा? समझ गए? पूरी जनता निकल गई सड़क पे। समझ गए ना? पूरी जनता निकल गई सड़क पे। कहा कि क्यों मारा लॉर्ड बायरन को, जो बताओ। लॉर्ड बायरन को मार दिया, अब यह बर्दाश्त हम नहीं करेंगे। दे दनादन हो गया दोनों तरफ से। समझ गए ना? हो गया दो दो हाथ दोनों तरफ से। लॉर्ड बायरन का मृत्यु जो हुआ ना, लॉर्ड बायरन का हत्या जो हुआ, समझिए कि यूनान के स्वतंत्रता संग्राम का कहानी रच दिया। समझ गए? लॉर्ड बायरन का जैसे ही मृत्यु हुआ, समझिए कि स्वतंत्रता संग्राम का कहानी रचा गया। अब जब लॉर्ड बायरन की हत्या हो गई, चारों तरफ भाई एकदम रूस भी, फ्रांस भी, इंग्लैंड भी, सब मिल करके अब तुर्की पर दबाव बनाना शुरू कर दिया कि नहीं तू गलत किया है, तू गलत किया। समझ गए ना? सब मिलकर के दबाव बनाना शुरू कर दिया कि नहीं भाई तू गलत किया है, तू गलत किया है। समझ गए? अब क्या हुआ, ध्यान से समझिएगा। अब तुर्की भी, इधर ब्रिटेन भी, उधर फ्रांस भी, सब मिल, सॉरी रूस, फ्रांस, इंग्लैंड, यह सब मिल करके ना तुर्की पर दबाव बनाना शुरू किया कि नहीं अब मिलजुल करके ना बात खत्म करो, मिलजुल करके अब बात खत्म करो। तो कुल मिलाकर के 1827 ईस्वी में, 1827 ईस्वी में एक संधि रखा गया। 1827 ईस्वी में एक संधि रखा गया कि देखो भाई अब जो हो गया जो हो गया, अब यूनान को आजाद कर दो। समझ गए ना? 1827 ईस्वी में क्या किया दिया गया? एक संधि रखा गया, और रूस हो गया, रूस हो गया, फ्रांस हो गया, फ्रांस हो गया और ब्रिटेन हो गया। यह तीनों मिलकर के, यह तीनों मिलकर के दबाव बनाया। समझ गए ना? यह तीनों मिलकर के दबाव बनाया। किस पर दबाव बनाया? तो तुर्की पर दबाव बनाया। समझ गए ना? तुर्की पर दबाव बनाया कि नहीं भाई अब यूनान को आजाद करो। समझ गए ना? और यहां पर जो दबाव बनाया 1827 ईस्वी में, यह बहुत ज्यादा कारगर हुआ। और 2 साल के बाद, जस्ट 2 साल के बाद, ध्यान रखिएगा, जस्ट 2 साल के बाद, यानी कि 1827 ईस्वी में, देखिए 1827 ईस्वी में संधि हुआ है, 1827 ईस्वी में संधि हुआ, और 1829 ईस्वी में फिर से एक संधि होता है, और उस संधि का नाम पड़ा एड्रियानोपुल की संधि। उस संधि का नाम पड़ा एड्रियानो। ध्यान से समझिएगा, नाम क्या पड़ा? एड्रियानोपुल की संधि। नाम सुना है कभी एड्रियानोपुल की संधि? एड्रियानोपुल की संधि, समझ गए? नाम पड़ा एड्रियानोपुल की संधि। 1829 ईस्वी में यह संधि हुआ, एड्रियानोपुल की संधि, और कहा गया कि देखिए भाई अब आजाद कर दीजिए। समझ गए ना? कहा गया कि अब आजाद कर दीजिए, अब ऐसा काम नहीं चलेगा, अब क्या करिए, आप आजाद कर दीजिए, पूर्ण रूप से आप, समझ गए ना? कहा गया कि अब पूर्ण रूप से आप क्या कर दीजिए, आजाद कर दीजिए। तुर्की भी कहा कि चलो भाई ठीक है हम आजाद कर देते हैं। तुर्की भी कहा कि चलो भाई ठीक है हम आजाद कर देते हैं। और फाइनली 1832 ईस्वी में,
1832 ईस्वी में एक और संधि होती है, एक और संधि होती है जिसका नाम पड़ा कस्तुनतुनिया की संधि। कस्तुनतुनिया, समझ गए ना, कस्तुनतुनिया की संधि। फाइनली एक और संधि होती है जिसका नाम है कस्तुनतुनिया की संधि। और इस संधि के तहत क्या कर दिया गया, यूनान को आजाद कर दिया गया। समझ गए। फाइनली एक और संधि होती है और इस संधि के तहत क्या किया गया, यूनान को आजाद कर दिया गया। समझ गए ना। ये थोड़ा सा हम देखना चाह रहे हैं ना कि कस्तुनतुनिया की संधि जो हुई 1831 में हुआ था या फिर 1832 में हुआ था, हम कंफर्म नहीं है। एक मिनट थोड़ा सा रुक जाइएगा, हम देख लेते हैं। शायद 1832 में ही हुआ था, लेकिन देख लेते हैं एक बार हम। 1832 में यूनान को घोषित कर दिया गया। 29 में तो एड्रियानोपुल की संधि हुआ था। चलिए ठीक है, कस्तुनतुनिया की संधि 1832 में ही हुआ था, ठीक है ना। और फाइनली 1832 में यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया गया। समझ गए। 1832 में क्या हुआ, 1832 ईस्वी में क्या हुआ, स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया, ठीक है ना। स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया, और जाहिर सी बात है घोषित कर दिया। अब जाहिर सी बात है कि जब यह स्वतंत्र राष्ट्र हो गया तो यहां का राजा बनना चाहिए। तो राजा किसको बनाया गया, राजा किसको बना दिया गया, ऑटो को राजा बना दिया गया। एक व्यक्ति था, नाम था ऑटो। अब ऑटो चढ़ने वाला मत सोच लीजिएगा कि ऑटो गाड़ी, समझ गए ना। अब ऑटो चढ़ने वाला मत सोच लीजिएगा, समझ गए। अब ऑटो गाड़ी नहीं, ऑटो को वहां का राजा बना दिया गया और इस तरीके से यूनान क्या हो गया, आजाद हो गया। यूनान की स्वतंत्रता संग्राम की कहानी कैसा लगा मेरे छोटे भाई, बताओ जरा, जल्दी से बता दो आप लोग, कैसा लगा आप लोगों को, समझ में आया, समझ में आया। अगर हम शॉर्टकट में एक बार समरी बोल दें तो समरी क्या होगा, समरी क्या होगा, यूनान एकदम समृद्ध देश था, लेकिन समृद्ध रहने के कारण वहां का राजा भोग विलासी हो गया। जब राजा भोग विलासी हो गया तो तुर्की आया और इस पर कब्जा कर लिया। समझ गए ना। तुर्की का ऑटोमन साम्राज्य अपना आया और अपना कब्जा कर लिया। जब कब्जा कर लिया तो लोग, दार्शनिक लोग बोला कि अब क्या भाई, अब तो कब्जा हो गया। लेकिन फिर बाद में 18वीं शताब्दी में तुर्की कमजोर पड़ा, उसको यूरोप का मरीज कहा जाने लगा। तो दार्शनिक ने कहा कि अब यही मौका है, अब क्या किया जाए, तुर्की को यहां से हटाया जाए। और एक गुप्त संगठन बनाया गया, हितेरिया फिलाइक नामक। लेकिन इसकी खबर यूरोप के बाहर भी पहुंच गई। जब इसकी खबर यूरोप के बाहर पहुंची तो एक व्यक्ति आगे आया लड़ने के लिए 1821 में, अलेक्जेंडर हिप्सलांटी। लेकिन मेटरनिक के कारण रूस जो है ना, वह चला गया तुर्की का सहायता करने के लिए। मेटरनिक के दबाव के कारण रूस चला गया तुर्की की सहायता करने के लिए, और तब जाकर के अलेक्जेंडर हिप्सलांटी को बंदी बना लिया गया। लेकिन तब तक यूरोप भी आ गया था, यूनियन, तब तक यूरोप भी आ गया था किसकी सहायता के लिए, यूनान की सहायता के लिए। और उसी समय इंग्लैंड का ही एक व्यक्ति था, एक कवि था, लॉर्ड बायरन, उनकी हत्या कर दी जाती है और उसके बाद आग भड़क जाता है और बहुत जोर शोर से हंगामा होता है। तब रूस, फ्रांस, ब्रिटेन ये सब मिलकर के दबाव बनाता है तुर्की पर कि नहीं, अब यूनान को आजाद कर देना चाहिए। फाइनली 1827 ईस्वी में एक संधि होती है, उसके तहत बोला जाता है कि ठीक है हम आजाद कर देंगे। और उसके बाद 1829 में एक संधि होती है, एड्रियानोपुल की संधि, जिसके तहत सब कुछ लिखित में हो गया कि नहीं हम आजाद करेंगे। और फाइनली 1832 में कस्तुनतुनिया की संधि हुई, जिसके तहत आजाद कर दिया गया। 1832 में ही स्वतंत्र राष्ट्र यूनान को घोषित कर दिया गया और राजा किसको बना दिया गया, ऑटो को राजा बना दिया गया। बताइए समझ में आ गया, समझ में आ गया ना। सर संधि क्या होता है, संधि मतलब समझौता, संधि मतलब समझौता। जैसे दो लोगों के बीच लड़ाई चल रहा है, ठीक है ना, दो लोगों के बीच लड़ाई चल रहा है और दोनों में फिर मेल जोल हो गया, तो कहता ना कि चलो भाई दोनों अब समझौता कर लो, तो वही संधि मतलब समझौता। समझ गए, संधि मतलब समझौता होता है। तो बताइए समझ में आया आप सभी लोगों को, समझ में आ गया ना। तो प्रश्न इस प्रकार से पूछा जाता है, और जब भी यह प्रश्न पूछा जाएगा ना तो 5 नंबर का पूछा जाएगा। यह लॉन्ग आंसर क्वेश्चन 5 नंबर का प्रश्न होता है, 5 नंबर का प्रश्न होता है। प्रश्न है कि प्राचीन यूनान का अपना, हाँ देखिए प्रश्न रहेगा कि यूनानी स्वतंत्रता संग्राम का मतलब वर्णन करें, तो लिखना है प्राचीन यूनान का अपना अतीत जो है वह गौरवमय रहा है। सिर्फ वही चीजें जो हम आपको बताए हैं शॉर्टकट में लिख दिए हैं। इसे यूरोपीय सभ्यता का पालन करता भी कहा जाता है, क्योंकि यह ज्ञान, कला, साहित्य, संस्कृत तथा दर्शन आदि का केंद्र बिंदु था। समझ गए ना। आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाएगा यूरोपीय सभ्यता का पालन करता किसे कहा जाता है, तो यूनान को कहा जाता है।
इस देश से दूसरे देश अपना शिक्षा पाकर अपना विकास कर रहे थे। हम आपको बताया ना, यूनान में लोग पढ़ने के लिए आते थे और यहां से सीख करके जाते थे तो अपने देश का विकास करते थे। लेकिन खुद यूनान तरक्की नहीं कर पा रहा था, क्योंकि यह तुर्की का गुलाम बना हुआ था। क्योंकि यह तुर्की का गुलाम बना हुआ था। तुर्की से छुटकारा पाने के लिए हितेरिया फिलाइक नामक एक गुप्त संस्था का गठन किया गया और तुर्की साम्राज्य को मिटाने का प्रयास किया गया। यूनान एक स्वतंत्र देश बनना चाहता था। इस यूनानी स्वतंत्रता संग्राम में इंग्लैंड के महान कवि लॉर्ड बायरन शहीद हो गया। आपको बताया था ना कि इंग्लैंड के कवि थे लॉर्ड बायरन, वो क्या हो गए, शहीद हो गए, जिस कारण पूरे यूरोप में आक्रोश की लहर छा गई। यानी कि जैसे ही लॉर्ड बायरन की हत्या हुई, पूरे यूरोप में आक्रोश की लहर छा गई। 1827 ईस्वी में लंदन में एक सम्मेलन हुआ जिसमें रूस, फ्रांस, इंग्लैंड एक साथ होकर के किसका विरोध किया, तुर्की का विरोध किया। और 1829 ईस्वी में एड्रियानोपुल की संधि यूनान और तुर्की के बीच हुई। ध्यान रखिएगा, एड्रियानोपुल की संधि यूनान और तुर्की के बीच हुई, जिससे तुर्की की हार हुई। अंततः 1832 ईस्वी के कस्तुनतुनिया की संधि के तहत यूनान को आजाद कर दिया गया और यूनान का राजा ऑटो को बना दिया गया। बस इतना ही लिखना है। जो यूनान स्वतंत्रता संग्राम की कहानी है उसको शॉर्टकट में बस लिख देना है। 5 नंबर का प्रश्न है, ठीक है ना। बताइए। हेलो, हाँ बोलिए। चलिए, हो गया। हो गया ना। उसी टॉपर का फोन था, जो थर्ड टॉपर संजू कुमारी की है ना, उन्हीं का फोन था। हम बोल दिए है ना कि आ रहे हैं कल परसों, तो वो पूछ रही थी कि सर आ रहे हैं। चलिए, हो गया। समझ में आ गया ना सब कुछ, सब कुछ समझ में आ गया। चलिए, तो आज यह 2 टॉपिक महत्वपूर्ण जो था हम खत्म कर दिए। अब बच्चों अगले क्लास से इटली और जर्मनी का एकीकरण एकदम ग्राफ में बताएंगे कैसे कैसे क्या हुआ। देखिए, फ्रांस यहां पर है यह वाला, जर्मनी यहां पर है यह वाला, इटली यहां पर है, इधर देख लीजिए ब्रिटेन यहां पर है, और ऑस्ट्रिया देख लीजिए जहां का मेटरनिक था यहां पर है। देखिए बीच में छोटा सा घुसा हुआ है लेकिन सबको तबाह करके रखे है। समझ गए ना, यह बीच में ऑस्ट्रिया छोटा सा है लेकिन सबको तबाह करके रख दिया है। किस तरीके से तबाह किया, किस तरीके से क्या हुआ, सब कुछ हम आपको अगले क्लास में एकदम मैप के माध्यम से विस्तार से तोड़ तोड़ करके बताएंगे। तो अगले क्लास में एकदम जबरदस्त मजा आने वाला है। और हम चाह रहे हैं ना कि इटली का एकीकरण अलग बता दे और जर्मनी का एकीकरण अलग बता दे, दोनों को हम अलग अलग करके बता देंगे। समझ गए ना। हाँ, 2 क्लास और होगा, दोनों को हम अलग अलग करके बता देंगे, ठीक है। तो चलिए, कुल मिलाकर के आज का यह क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं और फिर मिलेंगे प्यारे बच्चों हम आपसे अगली क्लास में एकदम इसी अंदाज में, एकदम जोरदार तरीके से, ठीक है ना। और कमेंट जरूर करिएगा आप लोग इस वीडियो के नीचे में आकर के ना, आज कमेंट जरूर करिएगा कि यह क्लास आपको कैसा लगा, ठीक है। और अब बहुत जल्द यह क्लास मतलब कि शाम में भी, सुबह में भी एक क्लास कर दिया जाएगा और एप्लीकेशन पर भी क्लास शुरू होगा। सारे बच्चे पहले टॉपर बैच में एडमिशन ले लीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं बच्चों अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।